देखिए आपका जो लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सबको सूचित किया जाए कि आज जो क्लास चलेगी केवल जूरिस्प्रूडेंस की चलेगी और आपका 2-3 दिन लगातार जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी ताकि आपका 3-4 चैप्टर बचा है इसको समाप्त किया जाए और इसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास चलेगी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, क्योंकि यूपीजे भी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। अतः सिलेबस जो है वह भी कंप्लीट कराया जाए। आइए, सोर्सेज ऑफ लॉ हम चल रहे थे, विधि का स्रोत हम पढ़ा रहे थे और विधि के स्रोत में हमने पहला स्रोत बताया था कस्टम या यूजेज यानी कि रूढ़ि, और वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, ये आपको बताया जा चुका है। आइए विधि के प्रमुख स्रोतों में दूसरा स्रोत देखा जाए, लेजिस्लेशन या विधायन। आपका लेजिस्लेशन या विधायन वर्तमान समय में जो लेजिस्लेशन या विधायन है ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, क्योंकि वर्तमान समय में तेजी से समाज में सुधार के लिए विधायन अति महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। विधायन होता क्या है पहले ये देखा जाए, फिर इसकी परिभाषाएं देखी जाए, फिर इसके लक्षण या क्वालिटी या गुण देखे जाए और तब आपका मने और बातें बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं विधायन या लेजिस्लेशन का मतलब। जो ये लेजिस्लेशन शब्द है यह इंग्लिश शब्द है और यह लैटिन के दो शब्दों के मेल से बना है। एक आपका लेजिस और दूसरा लेसियो, यानी कि लेजिस्लेशन शब्द लैटिन के दो शब्दों के मेल से बना है और आपका वे जो दो शब्द हैं, एक लेजिस और दूसरा लेसियो। लेजिस का मतलब होता है विधि और लेसियो का मतलब होता है प्रस्थापना। अर्थात लेजिस्लेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ वर्ड वर्थ जो बताया जा रहा है विधि की प्रस्थापना। विधि की प्रस्थापना का मतलब विधि का निर्माण करना। जहाँ तक परिभाषाओं की बात है, परिभाषाओं में जो यूपीजे ने बना रखा है परिभाषा, वह एक परिभाषा बनाया है चिपमैन ग्रे का। यानी कि यूपीजे में लेजिस्लेशन या विधायन की जो परिभाषा बनी हुई है वह क्वेश्चन जो आया है चिपमैन ग्रे का आया है। तो इनकी परिभाषा को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे अगर रिपीट करें। लेकिन अन्य विद्वानों की भी हमें परिभाषा देखनी है। देखिए विद्वानों की, पहला हम परिभाषा बता रहे हैं जॉन ऑस्टिन महोदय की। जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि का निर्माण होता है या उसमें संशोधन होता है या परिवर्तन होता है या कोई नया प्रावधान जोड़ा जाता है। यानी कि जॉन ऑस्टिन ये बताते हैं कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य यानी कि विधि बनाने के ऐसे सभी कृत्य जिसके इफेक्ट स्वरूप, जिसके प्रभाव स्वरूप क्या क्या होता है, किसी विधि का निर्माण होता है यानी कि नई विधियां क्रिएट की जाती हैं या उन विधियों में एमेंड किया जाता है यानी कि संशोधन किया जाता है या उन विधियों में एक आपका परिवर्तन किया जाता है, कुछ बदलाव लाया जाता है या उन कानूनों में
कोई नया प्रावधान जोड़ दिया जाता है, ये सभी जो कार्य होंगे क्या कहलाएंगे? लेजिस्लेशन या विधायन। दूसरा सामंड की परिभाषा है। सामंड ये कहते हैं कि विधायन विधि का वह भाव है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों में सन्निहित है। फिर एक बार देखिए, विधायन विधि का वह भाग है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी के विधिक नियमों में सन्निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक शक्ति प्राप्त प्राधिकारी है, यानी कि सावरेन है। सावरेन का मतलब क्या हुआ? संप्रभु। और वह संप्रभु जो ला के रूल बनाता है, विधि के नियम बनाता है, उन्हीं नियमों को ही लेजिस्लेचर या विधायन कहा जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छी परिभाषा है वह आपका चिपमैन ग्रे की है, और चिपमैन ग्रे की परिभाषा अच्छे से याद रखना है, अच्छे से। ये क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार यूपीजे में, इसको थोड़ा अंडरलाइन करना है, चिपमैन ग्रे वाला। देखिए क्या कहते हैं, राज्य के व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा को ही विधायन कहते हैं। यानी कि जो राज्य का लेजिस्लेचर है या जो राज्य की विधायिका है वह औपचारिक घोषणा करती हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन करती हैं, प्रारूपिक घोषणा करती हैं। यानी कि औपचारिक माने प्रारूपिक, फॉर्मल एक्सप्रेशन करती हैं, और उसी फॉर्मल एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? विधायन। यानी कि चिपमैन ग्रे की परिभाषा में 2 बातें आई। पहली बात व्यवस्थापकीय अंग यानी कि लेजिस्लेचर, और दूसरी बात आई इस लेजिस्लेचर द्वारा कैसी घोषणा, फॉर्मल एक्सप्रेशन या फॉर्मल डिक्लेरेशन कहिए, या औपचारिक या प्रारूपिक या रचनात्मक भी कहा जाता है, घोषणा। यानी कि विधायिका द्वारा जिन घोषणाओं को किया जाता है औपचारिक रूप से, वही घोषणाएं विधायन कहलाती हैं। इस प्रकार परिभाषा विधायन की समाप्त हुई। अब आइए विधायन के लक्षण देखा जाए। विधायन में क्या क्या क्वालिटी होती है, और एक पहले क्वालिटी बताकर और उसके बाद से आपका एक उदाहरण क्वालिटी पर सेट किया जाएगा। तो पहला आया कि जो विधायन होता है वह राज्य के विधायकी अंग द्वारा निर्मित होता है, यानी कि किसके द्वारा? लेजिस्लेचर द्वारा। तो विधायन किसके द्वारा बनता है? लेजिस्लेचर द्वारा। दूसरा, इस विधायन को जानबूझकर बनाया जाता है, यानी कि विधायन समाज में पाया नहीं जाता। संसद यानी विधायिका भी हम बताएंगे, विधायिका जानबूझकर इसे क्या करती हैं? निर्मित। तीसरा, इसका प्रारूपिक स्वरूप यानी कि इसका जो फॉर्मल प्रोफार्मा होता है वह ओरल नहीं होता, रिटेन में होता है। यानी कि विधायन जब भी बनता है तो वह क्या बनता है? लिखित में। और इसमें आज्ञापक तत्व होते हैं, मैंडेटरी तत्व होते हैं। मैंडेटरी तत्व का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता तो कानून उस पर सेंक्शन लगाता है, अनुशास्ति लगाता है, शास्ति लगाता है। आइए एक उदाहरण हम आईपीसी से देखें। आईपीसी का निर्माण क्या विधायिका द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, और भारत की गवर्नर जनरल की परिषद ने इसे पास किया। दूसरा, आईपीसी जानबूझकर निर्मित की गई कि प्रथा द्वारा आ गई, तो जानबूझकर
आपका माने परिषद ने क्या किया, बनाया। तीसरा, इसका स्वरूप लिखित होता है, तो आईपीसी मौखिक में है कि लिखित में, लिखित में। और चौथा महत्वपूर्ण है, आज्ञापक तत्व का मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति आईपीसी का क्या करेंगे, उल्लंघन, उन्हें क्या दिया जाएगा, सजा। तो इस प्रकार सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया। आइए अब काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन देखा जाए। यहाँ से यूपीजे में क्वेश्चन बना है, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। इसको भी अच्छे से तैयार रखिए, 2 बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन आपका ये बना है, आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, उसको भी हम बताएंगे। आपका टीजीटी पीजीटी में भी बना है, उसको भी बताएंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सतर्क रहना है। लेजिस्लेशन को अर्थात विधायन को किसने सर्वोच्च और अधीनस्थ यानी कि सुप्रीम और सबऑर्डिनेट 2 भागों में बांटा। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीजी में रिपीट किया है, गलत ना हो फिर मैं बता दूं। किसने लेजिस्लेशन को या विधायन को सर्वोच्च और अधीनस्थ 2 भागों में बांटा है, तो आपका रट कर जाइएगा, सामंड सामंड सामंड। तो क्या 3 बार नहीं लिखना है, वो हम रटवा रहे हैं, एक ही बार लिखना है। ये नहीं कि ट्रिपल तलाक जैसे रट डालिए तो मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ, तो ये रटना नहीं है, हम बता रहे हैं एक ही बार लिखना है सामंड। तो आपका किसने, फिर एक बार हम बता रहे हैं, तीसरी बार, किसने विधायन को 2 वर्गों में बांटा, सामंड। किसमें किसमें, सर्वोच्च और अधीनस्थ। अब सर्वोच्च विधायन क्या होता है, अधीनस्थ विधायन क्या होता है, यही दिमाग अस्थिर करके आपको समझना है, और यही लोग गलत करके आते हैं। तो पहले हम सर्वोच्च विधायन को बताते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सर्वोच्च विधायन। और सर्वोच्च विधायन के लिए देखिए भारत में कहाँ कहाँ ऐड करना है और कैसे आपको नियमों को निकालना है। एक अनुच्छेद हम ऐड करेंगे 79 का, दूसरा अनुच्छेद ऐड करेंगे 168 का, तीसरा 123 का, और दूसरा 213 का। यानी कि जब भी आप सर्वोच्च विधायन पढ़िए, आप भारत में, ये आईएएस में बना है, अभी हम मॉडल बनाएंगे, पहले सर्वोच्च विधायन देखिए। तो जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, जो सर्वोच्च विधायन होता है, वह किसी राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा या राज्य के संप्रभु शक्ति द्वारा निर्मित होता है। फिर एक बार समझिए, किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, या जो सावरेन होता है, या जो सबसे बड़ी विधायिका होती हैं, उसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो लॉ क्रिएट किया जाता है, उसे सुप्रीम लॉ कहते हैं। अब आइए, उस सामान्यतः जो कानून वह संस्था बनाई है, उस कानून को कोई अन्य व्यक्ति निरसित या परिवर्तित या समाप्त करने का पावर नहीं रखता। इंग्लैंड में आपका जो इंग्लैंड की संसद है, वह सुप्रीम भी है और सावरेन भी है। इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च और संप्रभु दोनों है। सर्वोच्च का मतलब ये हुआ कि वह कोई भी कानून बनाए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और संप्रभु का मतलब ये हुआ कि वह बिना किसी दबाव के कोई कानून बनाने में क्या है, सक्षम।
अभी हम भारत में जोड़ेंगे, पहले इंग्लैंड में हो जाए। इस शक्ति को देखते हुए इंग्लैंड के विद्वान लोमले, याद रखिए कौन से विद्वान, लोमले ने यह कहा कि इंग्लैंड की संसद नर को नारी और नारी को नर बनाने के सिवाय कोई भी कानून पास कर सकती है और किसी प्राधिकारी को ये शक्ति नहीं है कि उस कानून को अवैध घोषित कर सके। अतः इंग्लैंड की संसद सुप्रीम और सावरेन क्या है, दोनों। अगर इंग्लैंड की संसद ये कहे कि प्रत्येक पुरुष को बुर्का पहन कर चलना है तो कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की संसद सर्वोच्च और संप्रभु दोनों है और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता कानून का। अब हम भारत में देखें, अच्छे से याद रखना, आईएएस में अब पूछा जाएगा। भारत में कौन सर्वोच्च कानून है, ये पूछा गया आईएएस में और आपका ला में, नेट में आ सकता है, जे में आ सकता है। भारत में पहले तो सर्वोच्चता और संप्रभुता देखा जाए। क्या भारत की संसद सर्वोच्च और संप्रभु है? ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, आईएएस तक में परेशान किया है। भारत की संसद विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए सर्वोच्च और संप्रभु हैं। लेकिन किसके अधीन रहते हुए? लीगल जो लिमिटेशन है तुरंत आएगा, यानी कि भारत की संसद कोई भी कानून पास कर सकती है बशर्ते अपने विधिक क्षेत्र में क्या हो, रहते हुए। यानी कि इंग्लैंड की संसद जैसे भारत की संसद को अधिकारता नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का पावर है न्यायालयों को। और आपका देखिए, अब भारत की संसद पर क्या मर्यादा, क्या लिमिटेशन लगाया गया है, अर्थात कौन सी सीमा लगाई गई है। तो पहली सीमा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट लगा दिया कि जब भी आप संविधान में संशोधन करिए, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। भाई आप संशोधन करिए संविधान का, लेकिन एक संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने सीमा लगा दिया कि आप किसका वायलेशन नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का। दूसरा, संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, कौन कौन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन? कंकरेंट। यूनियन लिस्ट पर संघ बनाए, समवर्ती सूची पर बनाए, लेकिन राज्य सूची पर सामान्यतः संघ को कानून, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, संघ को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये दूसरी सीमा हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो पार्लियामेंट है, ये सही बात है कि वो सर्वोच्च भी हैं, सुप्रीम भी हैं और सावरेन या संप्रभु, लेकिन एब्सोल्यूट रूप से नहीं, उस पर कुछ क्या लगाई गई हैं, सीमाएं। अब ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सर्वोच्च विधायन माना जाएगा, तो तुरंत यही आपका जे में और आईएएस में गलत होगा। गलती न हो, 2 बार मैं बता रहा हूँ, गलती न हो इसके लिए मैं 2 बार बताऊंगा। पहले 4 अनुच्छेद देखिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट या संसद को बताया गया है। पार्लियामेंट में 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत का जो प्रेसिडेंट है वह सदन तो नहीं है लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। तो भारत की संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह कैसा कानून होगा? सर्वोच्च। याद रखिए, भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून कैसा माना जाएगा? सर्वोच्च।
दूसरा इसी विषय पर राज्य विधानमंडल आ जाइए। राज्यों में राज्य विधानमंडल होते हैं। 168 आर्टिकल में राज्य विधानमंडल को बताया गया है विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषद हैं विधान परिषदें और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में शामिल होंगे। तो क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है कि नहीं? अंग है, लेकिन सदन नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के कितने सदन हो सकते हैं? दो, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ एक ही सदन होगा, विधानसभा। और लेकिन उसका सदन का आवश्यक अंग कौन होंगे? गवर्नर। तो राज्य विधानमंडल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत बनाया गया कानून भी भारत में सुप्रीम या सर्वोच्च माना जाएगा। अब आइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं रहती। दूसरी समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग इन दो अनुच्छेदों पर देखते हैं, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। इसको समझिए। अनुच्छेद 123 बताता है कि जब संसद का सत्रावसान हो गया हो या संसद विश्रांत काल में हो, जब संसद का सत्र अस्तित्व में न हो, तो ऐसी दशा में अगर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो भारत का प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। अब क्वेश्चन ये बना है कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी होगा ये आपका सुप्रीम लॉ होगा कि सबऑर्डिनेट यानी कि सर्वोच्च विधायन होगा कि अधीनस्थ विधायन? तो ये भी सर्वोच्च विधायन माना जाता है। कैसा विधायन? सर्वोच्च, गलत न हो। अब आइए, राज्य में ऐसी ही शक्ति राज्य के गवर्नर को दी गई है। किस आर्टिकल में? 213 में, 213 में राज्यपाल या गवर्नर जो ऑर्डिनेंस जारी करके लॉ बनाता है, वह जो लॉ होगा वह भी सुप्रीम लॉ माना जाएगा। इसके अलावा दिमाग में बैठा लीजिए, इसके अलावा जितने भी लोग कानून बनाएंगे वे सभी सबऑर्डिनेट लॉ माना जाएगा, अधीनस्थ कानून माना जाएगा। अब देखिए आपका भरमाऊ क्वेश्चन कैसे बनता है। और भरमाऊ आपका बनता है आर्टिकल 145 से। अच्छे से तैयार रखिए। अनुच्छेद 145 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय नियम बनाता है, रूल बनाता है। अब क्या ये रूल सर्वोच्च विधि होंगे कि अधीनस्थ विधि? तो जो ज़्यादा नहीं पढ़े रहते वो दिमाग ये लगाते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कानून बनाया है तो ये सर्वोच्च विधि होगी। लेकिन दिमाग अब चेंज कर दीजिए, सुप्रीम। फिर मैं बता दूं, ये जो चार हमने बताया, पहले ही बताया कि इसके बाद जितने लोग नियम बनाएंगे कानून, वे सारे कानून कैसे होंगे? सबऑर्डिनेट। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 145 के अनुच्छेद के तहत बनाया गया जो रूल है वो कैसा होगा? सबऑर्डिनेट होगा कि सर्वोच्च? सबऑर्डिनेट। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधायन नहीं है? और यहाँ आपका एक अनुच्छेद दे देगा 145, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधायन नहीं है? तो आपका जो संसद बनाए हैं ही, राज्य विधानमंडल बनाए हैं ही, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करे हैं ही, तो कौन सर्वोच्च नहीं है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया नियम। दूसरा मॉडल इस पर बन सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। चार ऑप्शन देगा तो सबऑर्डिनेट इसमें कौन हो गया, अनुच्छेद 145। तो भाई इस प्रकार अच्छा क्वेश्चन आईएएस में बना है भाई, गलत ना हो किसी भी हाल में ये क्वेश्चन। अब आइए सबऑर्डिनेट विधान पर देखा जाए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब हुआ कि किसी भी राज्य के सर्वशक्तिमान या संप्रभु के अलावा अन्य जितने भी प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जो देखिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, देखिए यहाँ से भी पूछा जाता है। यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब ये हुआ कि संप्रभु के अलावा किसी देश में अन्य प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए कानून को सबऑर्डिनेट कानून कहते हैं। ऐसे कानून को कोई वरिष्ठ प्राधिकारी आपका निरसित भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है। एक सर्वोच्च में आपको देखिए हल्का सा छूट गया, सर्वोच्च विधान में जो प्राधिकारी विधान बनाता है वही प्राधिकारी केवल उस विधायन को रिपील या निरसित कर सकता है, अन्य किसी को पावर नहीं होता। यानी कि अगर हमारी संसद ने कानून बनाया तो संसद को ही पावर है कि उस कानून को क्या करे, रिपील कर दे। राज्य नहीं कर सकता, डीएम और सीएम नहीं कर सकते, केवल कौन कर सकती है, संसद। लेकिन अधीनस्थ में ऐसा नहीं है। जो निचले अधिकारी या प्राधिकारी नियम बनाते हैं उन नियमों को सावरेन या जो विधायिका है वह क्या कर सकती है, निरस्त। अधीनस्थ विधान के 5 प्रकार बताए गए हैं और पांचों प्रकार देख लिया जाए। अधीनस्थ विधान के पहला प्रकार हो गया उपनिवेशिक विधायन, यानी कि उपनिवेश विधायन, कोलोनियन लेजिस्लेशन, कोलोनियन लेजिस्लेशन या उपनिवेशिक विधायन। थोड़ा समझिए पहला उपनिवेश क्या होता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब अंग्रेजों का काल था तो लगभग 50 से अधिक देशों पर इंग्लैंड का शासन था। तो जितने देश इंग्लैंड के अधीन थे वे सभी उसके क्या माने गए हैं, उपनिवेश। और ऐसी दशा में उपनिवेश जो उपनिवेश कानून बनाते थे उसका वह कानून सर्वोच्च नहीं होता था, क्योंकि इंग्लैंड की संसद को पावर था कि इंग्लैंड की संसद चाहे तो उस कानून को रद्द कर दे, परिवर्तित कर दे, परिवर्धित कर दे। अब पहले भारत में उदाहरण देखिए। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद ने आपका एविडेंस बना दिया, पीपीए बना दिया, आईपीसी बना दिया, तमाम कानून। तो अगर ये
सर्वोच्च उस समय विधायन नहीं थे। ये कैसे विधायन थे? अधीनस्थ। क्योंकि इस विधायन को इंग्लैंड की संसद क्या कर सकते थे? निरस्त। तो याद रखिए, जो उपनिवेशों द्वारा विधायन बनाया जाता है वो सर्वोच्च नहीं होता, क्योंकि आपका जिस देश का वह उपनिवेश है उस देश की संसद को अधिकार होता है कि वह उनको क्या कर दे? निरस्त कर दे। तो आईपीसी, सीआरपीसी, आपका सीपीसी नहीं, आईपीसी, आपका सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस इत्यादि जो अंग्रेज कानून बनाए हैं, ये मैं बता दूं, इंग्लैंड की संसद को हक था कि वह चाहे तो इन कानूनों को क्या कर सके? रिपील कर सके, समाप्त कर सके। अतः जो उपनिवेशी विधायन होता है वह भी कैसा विधायन हुआ? अधीनस्थ। सर्वोच्च न मार दीजिएगा। अगला देखिए आपका कार्यपालकीय विधायन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। देखिए आपका, जब कोई नियम कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है तो उसे अधीनस्थ विधायन ही कहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च विधायन भारत में या तो संसद बना सकती है या राज्य विधानमंडल या ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। इसके अलावा जितने विधायन होंगे वह क्या होंगे? सबऑर्डिनेट। यानी कि एग्जीक्यूटिव द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं, बाई लॉ बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, यानी कि नियम, उपविधि, विनियम बनाए जाते हैं, वह जो कार्यपालिका द्वारा, वह भारत में आपका या कहीं भी उसे सर्वोच्च विधान नहीं माना जाता। कैसा विधान माना जाता है? अधीनस्थ। और इन नियमों को हमारी संसद चाहे तो क्या कर सकती हैं? रिपील। अगला देखिए आपका न्यायिक विधायन, जुडिशियल लेजिस्लेशन। यही आपको अच्छे से थोड़ा समझना है। न्यायिक विधायन आगे हम पढ़ेंगे भी, अर्थात क्या न्यायपालिका द्वारा भी विधायन बनाया जाता है? तो आपका ये क्वेश्चन कई बार आया है कि न्यायाधीश केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करते, विधि का निर्माण भी करते हैं। और इसके सबसे बड़े जो समर्थक हैं वह चिपमैन ग्रे हैं। कौन है? चिपमैन ग्रे। तो जैसे ये कोटेशन आए, कुछ ना आए, तो 99% चांस है कि कौन सही होगा? विद्वान चिपमैन ग्रे। तो आगे बताया जाएगा। देखिए इसमें फिर आपका भाई, न्यायिक विधायन क्या होता है? जब न्यायपालिका किसी विधान का निर्माण करती है उसे न्यायिक विधान कहते हैं। और ये विधान भी सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ विधायन ही माना जाता है। तो क्या न्यायपालिका विधि का निर्माण या नियमों का निर्माण करती हैं कि नहीं? करती हैं। तो करती हैं तो रूल बनाती हैं। तो जहाँ जहाँ न्यायपालिका रूल बनाती हैं उसको एक जगह एकत्र कर लेना है। तो आप लोग बताइए, चलिए बताइए आप भाई, उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रूल बनाता है? 145। अधीनस्थ नियम है कि सर्वोच्च? अधीनस्थ। हाई कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाता है? 227। तो ये जो हाई कोर्ट द्वारा नियम बनाया गया है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होगा कि सुप्रीम? सबऑर्डिनेट। रटते रहिए। सीपीसी में आ जाइए। सीपीसी की किस धारा के तहत हाई कोर्ट नियम बनाता है? तो सीपीसी में दो धाराएं, 122 और 125। ये कौन बनाता है? हाई कोर्ट। ये भी कैसा कानून माना जाएगा? सबऑर्डिनेट। और सीआरपीसी में आ जाइए। सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत आपका उच्च न्यायालय रूल बनाता है? सीआरपीसी में देखिए तो, और आपका
देखिए सीआरपीसी के सेक्शन 477 याद रखिएगा के तहत उच्च न्यायालय क्या बनाता है नियम। तो कम से कम 4 याद रखे, संविधान, इसके बाद क्या याद रखना है, सीआरपीसी, इसके बाद क्या याद रखना है, सीपीसी। और ये जो रूल बनाए जा रहे हैं ये किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, कोर्ट द्वारा। और ये जो रूल होंगे सबऑर्डिनेट ला होंगे कि सुप्रीम ला, सबऑर्डिनेट। अगला आइए अधीनस्थ निकाय विधायन। अधीनस्थ निकाय विधायन यानी कि आपका जो बॉडी होती है, जैसे कि आपका अधीनस्थ निकाय में आइए, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया या नगर पालिका हो गई। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, नगर निगम है, नगर पालिका है आपका इत्यादि, ये जो या संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ये जो रूल बनाएंगे, भाई बनाता रहता उत्तर प्रदेश आयोग, ये सबऑर्डिनेट ला होगा कि सुप्रीम ला, सबऑर्डिनेट। और अंतिम है आपका स्वायत्त विधान, यानी कि स्वायत्त विधान का मतलब हुआ ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। ये विधान वर्तमान में कम मिल रहा है। जैसे कि निगमों द्वारा विधान बनाया जाता है, व्यापारियों द्वारा अपना नियम बनाया जाता है, परिवार के मुखिया द्वारा क्या बनाया जाता है नियम। ये सब नियम भी क्या माने जाएंगे, आपका सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ। एक आपका बचता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और ये चूंकि शुद्ध रूप से ये आपका एडी ला में पढ़ना है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखिए विधान का जो चैप्टर था समाप्त हो गया, आपका हल्का सा जो बचा है वह आपका बचा है, कह सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन। वैसे यूपी जे की जहाँ तक बात है, प्रत्यायोजित विधायन पर क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन बिहार जे चूँकि अलग से एडी ला में इसे पढ़ना भी है तो पूरा क्वेश्चन बनाता है, लेकिन यूपी में बनाया नहीं है। फिर भी सतर्कता बरतते हुए कुछ हम बता जरूर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपका अच्छे से डेलीगेट का मतलब कि प्रत्यायोजित करना, प्रत्यायोजित करना का मतलब हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना मतलब कि दूसरे को अपना अधिकार दे देना। तो भारत में संघ स्तर पर अभी हमने बताया कि भारत में केंद्रीय स्तर पर जो कानून बनाया जाता है वह पार्लियामेंट बनाती है। तो अगर पार्लियामेंट स्वयं कानून बनाए तो उसे सुप्रीम लॉ हम कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने कानून या विधि बनाने के अधिकार को कार्यपालिका या अन्य प्राधिकारी को सौंप देती है और कार्यपालिका कानून बनाती है, तो उस कानून को ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अर्थात जब हमारी संसद कार्यपालिका को या डीएम आपका सचिव इत्यादि को कानून बनाने का अधिकार दे देती हैं, तो इनके द्वारा बनाए गए कानून को हम क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये अधीनस्थ अधिनियम होते हैं, अधीनस्थ विधायन होते हैं, सर्वोच्च नहीं। कैसे विधायन, चूंकि अब देखिए, अब क्या संसद अपने विधि बनाने की शक्ति को डेलीगेट कर सकती है, समस्या यहाँ उत्पन्न हुई। तो संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट प्रावधान नहीं था। तो पिछले बार बिहार जे में ये केस आ चुका है। सर्वप्रथम ये विवाद इनरी देलही लाज एक्ट, याद रखे रहेगा, अभी बिहार में पूछा गया था। इनरी
इनरी मतलब इन रिफरेंस संदर्भ में, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट 1951। कितने टोटल जज थे पूछा गया था? 7। 7 जज थे, याद रखिए। और सातों जजों ने सर्वसम्मत से फैसला दिया, और फैसला ये दिया कि संसद अपने कानून बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है, कार्यपालिका को दे सकती हैं, लेकिन यही बिहार पॉइंट पकड़ा था लेकिन पर, लेकिन अपने कानून बनाने की मूल शक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती, प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। तो आपका ये पूछा था कि संसद क्या प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, तो अपने कानून बनाने की क्या मूल शक्ति नहीं दे सकती। अब मूल शक्ति दी है कि नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उदाहरण तो आपको हम बता ही दें। इसका मतलब ये हुआ कि संसद एक कानून का एक ढांचा तैयार करे, और ढांचा तैयार करके कार्यपालिका को सौंपे। यानी कि इसका मतलब आसान भाषा में हुआ कि एक हड्डी का पुतला बनाकर, मांस न भरे, हड्डी का पुतला संसद बना दे, और कहाँ कहाँ उस हड्डी में मांस कितना भरना है ये किसके ऊपर छोड़ दे? कार्यपालिका के। ये सही है। लेकिन अगर संसद कहे कार्यपालिका से कि आप हड्डी का ढांचा भी बनाइए और मांस भी भरिए हड्डी में जहां आपको उचित लगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी संसद अपने कानून बनाने के मूल या ओरिजिनल पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती। रटे रहिए। अब चूंकि प्रत्यायोजित विधान हो गया, एक उदाहरण और देखा जाए। भारत की संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना की और नया कानून बनाया। नया कानून बनाया और नया कानून बनाया तो मूल शक्ति मूल माने कानून बना दिया, और उस कानून में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये शक्ति दी गई कि आप विश्वविद्यालय को सही ढंग से चलाने के लिए रूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नियम। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस कानून को फॉलो करते हुए जो रूल बनाएगा वह अधीनस्थ विधायन माना जाएगा और प्रत्यायोजित विधायन भी माना जाएगा। यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है ये आपका सुप्रीम लेजिस्लेशन नहीं, कैसा? सबऑर्डिनेट होता है। अब चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मनमाना कर सकता है, कर ही रहे हैं तमाम विश्वविद्यालय, क्योंकि सब जगह आपका देख ही रहे हैं कि कौन बैठा है, बताना क्या है। जो सरकार आती है अपने आदमियों को बैठा देती हैं, कांग्रेस आएगी तो अपनी पार्टी के आदमियों को वाइस चांसलर बना देगी, कुलपति। आपका अन्य पार्टी आएगी तो अपने, और जब आपका माने भाजपा आई है तो 90% चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, कुलपति का मामला हो, 90% पदों पर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वहीं बैठे हैं। इसमें 1% भी शक नहीं है जो बताया जा रहा है, भले लाइव क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है। ये सरकार की नीति होती है कि हमारा आदमी रहेगा तभी तो हमारी सुनेगा, भाई दूसरे का आदमी हमारा थोड़े सुनेगा। तो ऐसी दशा में अब ये मनमाना न करें कार्यपालिका, प्रत्यायोजित विधान बनाते समय इसके लिए न्याय कंट्रोल की बात आती है। तो प्रत्यायोजित विधायन पर 3 प्रकार से कंट्रोल किया जाता है।
और एडी ला में तो पूरा एक एक कंट्रोल एक एक लेक्चर लग जाता है, एक एक घंटा। लेकिन हम 3 लाइन में तीनों कंट्रोल यहाँ क्या करेंगे समाप्त। भाई मैं उतना विस्तृत नहीं। पहला कंट्रोल हम देखेंगे संसदीय कंट्रोल। संसदीय कंट्रोल ये है कि जब इलाहाबाद कह लिया जाए, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई रूल बनाए तो वह रूल संसद के पटल पर रखा जाएगा 30 दिन के लिए, और संसद चाहे तो उन नियमों को क्या कर दे, खारिज। अब संघ लोक सेवा आयोग का देखिए, जब संघ लोक सेवा आयोग कोई रूल बनाता है तो वह रूल पर संसद कंट्रोल करती है और संसद के पटल पर 30 दिन के लिए रखा जाएगा। संसद चाहे तो मान्य रूल को या मानने से क्या कर दे, इनकार। एक कैसा कंट्रोल हो गया प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय विधायिका का। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है प्रक्रियात्मक कंट्रोल, प्रकाशन। यानी कि जिस जिसके आप जब कानून बनाइए तो एक बार आप उस कानून को प्रकाशित करिए और लोगों की क्या लीजिए, राय। जैसे कि आपका यूपी ही देख लीजिए, आपका बच्चों को लेकर कि 2 बच्चे से ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे, आपका विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया तो विधि आयोग ने साइट अपनी खोली और लोगों से राय मांगी कि लोग अपनी क्या दे राय, माने या न माने वो अलग बात है, लेकिन प्रकाशन किया जाता है, राय मांगी जाती है। और तीसरा आपका है जो सबसे ताकतवर कंट्रोल होता है वह जुडिशियल होता है। न्यायपालिका ऐसे प्रत्यायोजित विधायन को निरस्त कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन कब, अब कब कब वही लिस्ट हम बना दे रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट। लेकिन कब, तो पहला आपका कि संविधान के वो विपरीत हैं, दूसरा मूल अधिकारों का क्या करता है, वायलेशन, तीसरा संसद को वह शक्ति देने का पावर ही नहीं था, चौथा संसद ने कानून बनाकर शक्ति दी और जिन मामलों में नियम बनाने की शक्ति दी गई थी विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय उससे कहाँ चला गया, बाहर। भाई बाहर नहीं जा सकते ना, आपको कानून बनाकर उस एरिया में क्या किया गया है, घेरा गया है, या कानून मनमाना है। आर्टिकल 14 का क्या करता है नियम, तो तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नियम हाईकोर्ट ने निरस्त किए, संघ लोक सेवा आयोग के किए, राज्य लोक सेवा आयोग के क्यों, क्योंकि आर्टिकल 14 का क्या करते थे, वायलेशन। तो इस प्रकार आपका लेजिस्लेचर या विधान का चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब अगला देखा जाए आपका जो विधि के स्रोत में अगला पॉइंट आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब हुआ न्यायिक पूर्व निर्णय, या बिहार में पूछा गया था नजीर, नजीर बन गया। कहा जाता है ना कि ये लड़की नजीर बन गई, तो लड़की भी नजीर, आजकल लड़कियां ज़्यादा बन रही हैं, लड़के तो बन ही रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। और आपका देखिए, आपका फिर एक बार बताया जाए नजीर पर। भाई कहा जाता है ना कि ये लड़की नजीर बन गई, यानी कि सबको दिखा दी कि मेहनत के बल पर। अभी बिहार में भी निकला था कि भाई विवाह हुआ और एक बच्ची हुई, पति से झगड़ा हो गया और डाइवोर्स हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई के बल पर जे में क्या पाली, सिलेक्शन पाली, यानी कि समाज के लिए वह क्या बन गई, नजीर। नजीर माने उदाहरण, दृष्टांत, नजीर पैदा किया जाता है। जैसे कि अब नजीर आगे भी दी जाएगी कि 3.5 लाख सैनिक होते हुए भी 50,000 जो मने कह सकते हैं तालिबानी थे, 3.5 लाख पर क्या करे, भारी पड़े। ये आने वाली पीढ़ियों को हम लोग भी नजीर देंगे और बताएंगे कि सबसे पहले देश हैं, नेता बाद में, और अगर देश ही नहीं रहा तो वहीं
जिसकी लाठी जिस उसकी भैंस हो जाएगी, यानी कि न इज्जत बचेगी न प्रॉपर्टी बचेगी। अतः पहले देश भावना लोगों में क्या किया जाए, सैनिकों में भरा जाए कि हम सीने पर गोली खा लेंगे लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। और भारत में तो ये भावना